नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ मंदिर परिसर को 80 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जी हां, सुबह 11 बजे से होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समुद्र दर्शन पथ समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के वैभव से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। अरब सागर के किनारे स्थित भोलेनाथ का ये दरबार उनके करोड़ों भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। खुद पीएम मोदी हर बड़े काम से पहले या उसके बाद सोमनाथ बाबा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और अब तो वो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और इसी हैसियत से वो सोमनाथ के वैभव को और निखारने की तैयारी में हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे तो कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन 3 बड़ी योजनाओं को आज पीएम देश के नाम करने वाले हैं वो है समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर। समुद्र दर्शन पैदल पथ करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसे सोमनाथ मंदिर के पीछे की तरफ बनाया गया है। पीएम आज दूसरी बड़ी सौगात सोमनाथ प्रदर्शनी की देंगे। इसमें पुराने सोमनाथ मंदिर के टूटे हिस्सों को रखा गया है। पैदल पथ और प्रदर्शनी का निर्माण 47 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी आज उद्घाटन होगा। ये प्राचीन सोमनाथ मंदिर है जिसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। 3.5 करोड़ की लागत से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ग्राफिक तस्वीरों के जरिए समझिए कि सोमनाथ मंदिर का समुद्र दर्शन पथ कैसा होगा। मंदिर से सटा पीछे की ओर ये एक लंबा गलियारा होगा जहां से सीधे समुद्र दिखाई देगा। नए मंदिर के ठीक दूसरी तरफ पुराना मंदिर है जिसके नए रूप का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम आज ही सोमनाथ परिसर में पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। पार्वती मंदिर को 30 करोड़ की लागत से सोमपुरा शैली में बनाया जाएगा। आज के कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम सोमनाथ परिसर के राम मंदिर सभागार में होगा। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसके लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने दुनिया के लिए तालिबान की हुकूमत को अच्छा संकेत नहीं माना है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवाद से भी विश्व को आगाह किया। None of us are safe until all of us are safe. Terrorists are terrorists. Distinctions can only be made at our own peril. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मंजर खतरनाक है, हालात परेशान करने वाले हैं, लिहाजा पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर ही टिकी है। भारत भी पल पल अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है, जिसका सबूत दिखा न्यूयॉर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने न सिर्फ तालिबान पर बयान दिया बल्कि उन देशों को भी आगाह किया जो आतंकवाद को पनाह देने का काम करते हैं। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर सावधान कर दिया है। हालांकि अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि दुनिया को उन देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो दहशतगर्दी को अपनी जमीन पर पनपने का मौका देते हैं। India has been at the forefront of global counter-terrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. अगस्त के महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा भारत की बातों को पूरी दुनिया बेहद गौर से सुन रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आशंकाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भारत का जोर फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भविष्य के आतंकी खतरे से आगाह करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा है। आज तक ब्यूरो। हम आपको तालिबान की सत्ता का ब्लूप्रिंट अब दिखाते हैं। तालिबान के इस प्लान में 2 बड़े कदम पूरे हो चुके हैं। आज तक पहला न्यूज चैनल है जिसने तालिबानी सत्ता का ब्लूप्रिंट समझने के लिए तालिबान की राजनीतिक लीडरशिप से बात की है। तालिबान का पहला प्लान है दुनिया को धोखे में रखना, जबकि दूसरा कदम है तालिबानी हुकूमत का पावर चार्ट, जिसमें काउंसिल और लीडरशिप से जुड़ी सारी शंकाएं दूर करने का प्लान है। यह बन चुका है। इससे पता चलेगा कि तालिबानी सत्ता में शासन कैसे चलेगा और रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान की हुकूमत दर्ज हो गई है। इक्के दुक्के इलाकों को छोड़ दें तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है। और अब तालिबान ने सरकार का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। पहली बार तालिबान की टॉप टीम एक साथ कैमरे पर नजर आई और पहली बार किसी चैनल पर तालिबान का नेता भी बोला। हम वादा करते हैं कि उनकी जायदाद, घर, गाड़ियां सबकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो किसी दूसरे देश से लाया गया था। जिन्होंने वो बनाया था वो डर के मारे देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान ने आते ही 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया कि अफगानिस्तान में संविधान की नहीं शरीयत की सत्ता चलेगी। अब इस बारे में किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. तालिबान ने वही ऐलान किया जो उसका एजेंडा नंबर 1 रहा है। मजहब परस्ती ही उसका दीन ईमान सब कुछ है। तालिबान की नई सरकार की चाबी भी उसी शख्स के हाथ में होगी जिसकी पदवी अमीर उल मोमिनीन है, जिसका मतलब होता है वफादारों का नेता, यानी हैबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान की नजर में वफादारी के क्या मायने होते हैं ये शायद बताने की जरूरत नहीं। तालिबान ने जो पावर प्लान बनाया है उसमें हैबतुल्लाह अखुंदजादा सरकार का सर्वेसर्वा रहेगा। उसकी देखभाल में काउंसिल सरकार चलाएगी। हैबतुल्लाह अखुंदजादा के 3 डिप्टी होंगे। पहला डिप्टी मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है। दूसरा डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा अब्दुल गनी बरादर जिसने कतर से पूरा ऑपरेशन चलाया। The head of the council, as you call the president, we would call that Rais al-Wazara or the head of the council, and we will have ministers
all the ministers would be appointed by this council and by the head of the council. Amir al-Mu'mineen is our leader, religious leader. He wouldn't play the role of president. He would play more prominent role. We will have a person, or maybe his deputy would play the role of president. तालिबान ने सरकार के साथ साथ एक मजबूत आर्मी के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। वो जान गया है कि कबीलाई लड़ाके के बूते सरकार तो गिरा दी, लेकिन सरकार चलाना है तो सेना का सहारा चाहिए। इसीलिए तालिबान की प्लानिंग में 3 बातें साफ हैं। तालिबान आतंकियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को सेना से जोड़ा जाएगा, अफगानी सेना के जवानों की तलाश की जाएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा। पूर्व सैनिकों पर तालिबान की नजर इसलिए भी है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में हुई है। तालिबान के सैन्य प्लान में पायलटों की भर्ती का एजेंडा है क्योंकि तालिबान के पास पायलट्स की बेहद कमी है। About previous army and military, that is collapsed, finished. So now if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England, so we need them and we will call them to get back to their positions. तालिबान ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो उसने 1996 में ही चुन लिया था। कट्टरता, मजहबी मुकाम की तरफ वो आज भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशरफ हानी के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।